तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी में होने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए अपनी कंप्यूटर सीरीज़ को क्रम से कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा कर लिया है। तो जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो देख सकते हैं। तो उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा मशीन लर्निंग का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से एक प्रेरणा मिलती है और आपके लिए मेहनत करने के लिए एक उत्सुकता होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मशीन लर्निंग। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो ये मशीन लर्निंग होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक तत्व होता है, या कह दें एप्लीकेशन होता है। जिन भी बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक में एक ऐसा चित्र बनाया हुआ था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बॉक्स था उसके अंदर मैंने क्या किया था, एक अलग से बॉक्स बनाया हुआ था जिसमें ये मशीन लर्निंग थी, और इसके अंदर एक और बॉक्स बना हुआ था जिसमें डीप लर्निंग थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही ये मशीन लर्निंग आती है। तो कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है, और इसी तरह कह सकते हैं कि ये जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। तो ये चित्र तो आपको दोस्तों भूलना ही नहीं है, ये चित्र हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से क्वेश्चन आता है तो ये चित्र आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है, ये देख सकते हैं आप, कंप्यूटर विज्ञान को यहाँ एआई ही लिखा गया है। तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है जो एल्गोरिदम या विधि का उपयोग करके, एल्गोरिदम को ही दोस्तों हम लोग विधि कहते हैं। इंग्लिश में एल्गोरिदम कहते हैं और हिंदी में विधि या सिद्धांत कहते हैं। तो एल्गोरिदम या विधि का उपयोग करके कच्चे डेटा से पैटर्न निकालती है, तथा मशीन लर्निंग को मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए या मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देता है। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी जो परिभाषा है, लेकिन इसे मैं अगर आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो आप लोग इसकी परिभाषा पर ध्यान न देकर पहले मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कि आपने कंप्यूटर में एक डेटा दिया, इनपुट प्रदान किया आपने कंप्यूटर में। जैसा कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे कि मान के चलिए हम लोगों को कंप्यूटर को बिल्ली की छवि को समझाना है, कि कभी भी हम कंप्यूटर को यदि बिल्ली की छवि दिखाएं तो वो बता दे कि भाई ये तो बिल्ली है। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को डेटा देना पड़ेगा। कैसा डेटा देना पड़ेगा? कच्चा डेटा। जो इनपुट प्रदान करेंगे, कैसा इनपुट प्रदान करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये इसमें 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, मूछें भी होती हैं, और भी बिल्ली की विशेषताएं उसे बताएंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि ये बिल्ली की छवि है। तो दोस्तों, यदि आप उसको दोबारा किसी जानवर की छवि दिखाएंगे जिसके 4 पैर, एक पूँछ और भी बिल्ली की जैसी ही विशेषताएं होंगी, तो वो तो उसको सीधे सीधे कह देगा कि भाई ये तो बिल्ली है। तो इसके लिए दोस्तों हमें उसके साथ साथ कुछ उसमें फीचर्स डालने की ज़रूरत होती है। कैसे? तो ऐसे फीचर जिससे उसको ये पता चले कि आखिर हर 4 पैर वाला जानवर और हर एक पूँछ वाला जानवर बिल्ली नहीं होता। यानी बिल्ली की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हमें कंप्यूटर में ऐड करनी पड़ेंगी, तो वो हो जाएंगे फीचर। तो जो हमारी मशीन है दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि
जो हमारी मशीन है वो कच्चे डेटा से पैटर्न सीखती है। यानी ये हो गया इनपुट जो हमने ऐड किया था, 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्रोग्राम नहीं किया जाता है मशीन पर। आप लोग जानते होंगे बड़े बड़े प्रोग्रामिंग होती हैं, जब आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो उनको प्रोग्राम किया जाता है, तभी आप लोग बड़े बड़े ये गेम खेल पाते हैं। तो इसमें मशीन लर्निंग में मशीन को ना तो प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है, ना ही उसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है। उसमें केवल किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला कच्चा डेटा और दूसरा उसमें फीचर ऐड करने पड़ेंगे जो कि उसकी इनपुट की प्रमुख विशेषताओं को बताएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको मशीन लर्निंग, मेरे अंदाज़ा है कि आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको और क्लियरिटी देने के लिए हम लोग आगे भी अध्ययन करते हैं। आगे मैंने कुछ सरल बिंदुओं में इसको वर्णन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक आर्थर सैमुअल ने 1959 में दिए गए शब्द एमएल, मशीन लर्निंग का ही शॉर्ट रूप है, तो मशीन लर्निंग को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की कंप्यूटर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। आपको इसमें और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये याद करना है कि जो मशीन लर्निंग के आविष्कारक थे या जिनने मशीन लर्निंग को शुरू किया वो थे आर्थर सैमुअल। और कब किया उन्होंने? 1959 में। इस पॉइंट में केवल आपको ये 2 चीज़ें याद करने की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है। चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है डेटा से स्वचालित सीखने, भविष्यवाणियाँ करने तथा स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना निर्णय लेने की अनुमति के लिए किसे डिज़ाइन किया गया है। ये एक क्वेश्चन के रूप में है, तो इसके लिए एल्गोरिदम एंड मॉडल मशीन, इसकी सहायता से ही मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं है दोस्तों, आप लोग देख भर लीजिएगा, बाकी ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में दोस्तों मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इसमें अंतर क्या होते हैं इसको बताया है, और इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। तो इसको चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। मशीन लर्निंग में किसी मॉडल को डेटा की मदद से तैयार किया जाता है, जिसके लिए उस मॉडल में मैन्युअली फीचर जोड़े जाते हैं, जिसको फीचर एक्सट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इन फीचर की मदद से वह मॉडल अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर समझाया था कि मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो उसमें कच्चे डेटा की आवश्यकता होती है और उसमें फीचर डालने की आवश्यकता होती है। उसमें प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। उसी के बस इन्हीं दोनों की सहायता से, डेटा की सहायता से और फीचर की सहायता से वो मशीन अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है, और इसी को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। तो इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, कंप्यूटर को बिल्ली की छवि पहचानना सिखाना। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है, जिससे कि आपको जो बिल्ली वाला उदाहरण है उससे आपको तुरंत ये मशीन लर्निंग माइंड में हिट कर जाए और आपको पूरा मशीन लर्निंग अपने आप याद आ जाए कि हमको केवल 2 चीज़ें आवश्यक हैं, एक तो डेटा और एक फीचर। प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये मैं जो चीज़ें दोस्तों बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। आप लोग इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर यदि निकालेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब हमारा पॉइंट है अगला दोस्तों डीप लर्निंग का। तो डीप लर्निंग की मदद से बनाया गया मॉडल मशीन लर्निंग की ही तरह डेटा से सीखता है तथा ट्रेंड होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि डीप लर्निंग में हमें अलग से फीचर ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डीप लर्निंग को केवल ऊपर ऊपर लेंगे, क्योंकि डीप लर्निंग का हमारा एक अलग से टॉपिक है। तो इसमें मैंने केवल इसलिए लिया है कि आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कन्फ्यूजन ना हो और आपको डीप लर्निंग का भी ओवरव्यू पता चल जाए। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में केवल एक ही अंतर होता है कि मशीन लर्निंग भी डेटा से सीखती है, डीप लर्निंग भी डेटा से सीखती है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि मशीन लर्निंग में डेटा के साथ साथ फीचर ऐड करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो डीप लर्निंग है उसमें डेटा तो देना पड़ता है और वो डेटा से ही अपने अनुभव निकाल लेती है, उसको अलग से फीचर ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अंतर आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है। ये ही मेन अंतर है आपके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। फीचर उसमें ऐड होगा मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में फीचर ऐड नहीं होगा। इसको यदि आप लोग एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क पर विचार करें जो आपके टाइपिंग व्यवहार का एनालिसिस करके शब्दों को स्वचालित रूप से सही करता है या सुझाव देता है। अब मैं इसको देखिए आपके दैनिक जीवन से संबंध कराता हूँ। जैसा कि आप लोग टाइपिंग करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में या फेसबुक वगैरह में, तो जब आप कोई शब्द टाइप करते हैं तो उसमें वो रिकमेंड कर देता है आपको। जैसे आपने लिखा एनालिसिस, तो उसमें ANALY आप लिखेंगे तो वो अपने आप आपको 2-3 शब्द ऊपर सजेस्ट कर देगा कि या तो ये शब्द हो सकता है या ये शब्द हो सकता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमने उसको डेटा दिया, 2-3 अक्षर उसमें टाइप किए, वो अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा कि ये चीज़ है। तो यही डीप लर्निंग का उदाहरण है वो, कि वो आपने उसको डेटा दिया और उसने अपने आप आपको सजेस्ट किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों मशीन लर्निंग के प्रकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि मशीन लर्निंग के प्रकार से संबंधित भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन एक ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसके जो प्रकार होते हैं वो कहीं कहीं आपको 3 देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं आपको 4 देखने को मिलेंगे। तो कभी भी ऑप्शन में दोस्तों आपको 3 और 4 संख्या एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। या तो आपको 3 संख्या दी जाएगी या आपको 4 दी जाएगी, दोनों कभी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग देख लेते हैं इसके प्रकार। पहला इसका प्रकार है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और चौथा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। 3 जो प्रकार दोस्तों कहीं भी ऑप्शन में आए तो उसमें दोस्तों इसको सेमी सुपरवाइज्ड को वो लोग काउंट नहीं करते हैं, और जब 4 आ जाता है 4 प्रकार के तो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यदि आपको ऑप्शन में 3 मिले ऑप्शन तो आपको 3 लगाना है, 4 मिले तो 4 लगाना है। और आपको ये कभी नहीं आपसे दोनों ऑप्शन देकर नहीं पूछा जाएगा कि 3 होगा कि 4 होगा। और इसके अलावा आपको इनके नाम भी याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। कोई भी एक मिस कर देगा आपको। मान लीजिए कि यदि मैं इसको हटा दूं और मैं ये 3 ऑप्शन दे दूं आपको और एक कोई और आपको ऑप्शन दे दूं डीप लर्निंग करके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 ऑप्शन मशीन लर्निंग के हैं, मतलब मशीन लर्निंग के प्रकार हैं, और कौन सा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसको हम लोगों को अलग अलग समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके जूनियर असिस्टेंट में जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे इनके प्रकारों से बीच में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका अध्ययन करना हमारे लिए मस्ट है। तो आज की वीडियो में केवल हम लोग सुपरवाइज लर्निंग को कंप्लीट करेंगे और आगे के प्रकार हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रकार सुपरवाइज लर्निंग की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रकार है सुपरवाइज लर्निंग। इस प्रकार की लर्निंग में मशीन को लेबल डाटा की मदद से प्रशिक्षित किया जाता है। ये जो है लर्निंग सीखने की प्रक्रिया है कि आखिर मशीन को हम लोग सिखाएंगे कैसे। तो सुपरवाइज्ड
यदि आप लोग ये शब्द ध्यान देंगे तो सुपरवाइज का मतलब होता है सुपरविजन करना, यानी कि आप उसमें खड़े होकर आप लोग देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे, फिर उसको प्रशिक्षित करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सुपरवाइज के लिए लेबल डेटा का इन्हें यूज किया है। अब ये लेबल डेटा क्या है इसे जानते हैं। लेबल्ड डेटा एक प्रकार का इनपुट होता है जो मशीनों को पहले ही दे दिया जाता है और इसी डेटा का विश्लेषण करके मशीन आउटपुट डेटा को प्रेडिक्ट करती है, यानी भविष्यवाणी करती है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको सरल शब्दों में जानते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, यदि आपको अभी बिल्ली वाला उदाहरण पता हो, जब हमने कंप्यूटर को बिल्ली की छवि पहचानने के लिए कहा था, तो उसी को यदि आप लोग याद होगा तो उसी से हम लोग इसको समझ लेंगे कि जैसा कि हमने बिल्ली के जो फीचर्स हैं उसमें डाले हुए थे और उसकी जो डाटा है, कच्चा डेटा उसको दिया था कि 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। तो उसी तरह जैसे कि उसके बाद हमने कंप्यूटर को जब किसी जानवर की छवि दिखाई थी तो उसने तुरंत पहचान लिया था कि ये बिल्ली है। क्यों? क्योंकि उसको फीचर और डेटा उसको पता था। तो इसमें भी दोस्तों ऐसा ही होता है, इसको पहले ही डेटा दे दिया जाता है। ये लेवल डेटा वही कहलाता है जो पहले ही कंप्यूटर को प्रदान कर दिया जाता है और इसी डेटा का विश्लेषण करके जो मशीन है वो आउटपुट आपको देती है। बस आपको यही समझना है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है। इसमें जो कंप्यूटर है उसको लेबल डेटा की सहायता से वो आउटपुट आपको प्रदान करती है। यहाँ पर केवल ये बताया गया कि आखिर ये लेबल डेटा क्या है। तो लेबल डेटा केवल वही है जो आप पहले ही उसको मशीन को प्रदान कर देते हैं, कंप्यूटर को प्रदान कर देते हैं, जिसकी सहायता से वो अपना आउटपुट आपको प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की। अपना अगला पॉइंट है दोस्तों, एक मशीन लर्निंग मॉडल को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह लेबल डेटा का उपयोग करके नए अनसीन डेटा की भविष्यवाणी करता है। इसको आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि आपको आउटपुट प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सुपरवाइज लर्निंग है वो लेबल्ड डेटा पर आधारित है और लेबल्ड डेटा क्या है, जो उसको पहले ही कंप्यूटर को प्रदान कर दिया जाता है। इसके दोस्तों कुछ प्रमुख एल्गोरिदम हैं जिसमें हम लोगों को मेन प्रमुख जो एल्गोरिदम है इसकी विधियां हैं, मतलब कंप्यूटर को डेटा देने की जिससे वो आउटपुट आपको देगा। तो इसकी 2 विधियां हैं, किसकी? सुपरवाइज लर्निंग की। एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। तो दोस्तों ये कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि आखिर जो रिग्रेशन है वो किस प्रकार की लर्निंग का एक एल्गोरिदम है? सुपरवाइज्ड लर्निंग का, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, सेमी सुपरवाइज्ड का या रीइंफोर्समेंट का? तो ये एल्गोरिदम आपको हर प्रकार में कुछ प्रमुख एल्गोरिदम मिलेंगे, तो वो आपको याद करना आवश्यक है क्योंकि इसी तरह आपसे 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहला हमारा प्रकार है क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। आखिर ये क्या है समझते हैं। यह एक प्रकार का एल्गोरिथम है जिसमें मशीन को दिए गए लेवल डेटा, भाई लेवल डेटा तो आएगा ही क्योंकि हम सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और सुपरवाइज लर्निंग में होता ही क्या है? लेवल डेटा। तो लेवल डेटा को क्लास या ग्रुप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। मतलब क्लासिफिकेशन जो है इसका उपयोग हम लोग, जो लेवल डेटा हम लोग इसे कंप्यूटर को देते हैं उसको एक क्लास या ग्रुप तो जानते हैं ना कि समूह में बांट लेता है। कैसे समूह में बांट लेता है इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए देखें, क्लास में बच्चों को ग्रेड या एवरेज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लासों में अपने अपने स्कूलों में पढ़े हैं, तो जो टीचर्स थे कई बार क्या कर देते थे कि भाई जिनको ए ग्रेड मिली हो वो इस लाइन पर बैठे आएँ और जिनको बी ग्रेड मिली हो वो इस लाइन पे बैठे आएँ। तो वो लोग ग्रेड और जो ड्रॉ मार्क्स होते थे हम लोगों के, उनके आधार पर बच्चों को अलग अलग वर्गीकृत कर देते थे। तो इसी तरह ये कंप्यूटर है, मशीन में भी वर्गीकरण यही है कि जब आप कोई लेबल डेटा
कंप्यूटर को देते हैं तो वो अलग अलग चीज़, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लेता है और जो अलग चीज़ें हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लेता है। जैसे कि आप लोग जैसे मान के चलिए, जैसे आपने उनको कंप्यूटर को आपने दो तरह के फल बताए, कहीं आपने दे दिया सेब का उदाहरण, कहीं दे दिया आपने साइकिल का उदाहरण, कहीं दे दिया अंगूर का उदाहरण, फिर दे दिया मोटरसाइकिल का उदाहरण। तो वो क्या करेगा, फलों का एक अलग समूह बना लेगा और वो बाइसिकल, जो साइकिल और मोटरसाइकिल का है, इनका एक अलग ग्रुप बना लेगा। तो यही हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिदम है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें है दोस्तों वर्गीकृत क्लासिफिकेशन करने की तकनीकी। ये है दोस्तों डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क, KNN और ट्रेस। ये भी प्रमुख विधियां हैं दोस्तों। ये भी हम लोगों से कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर ये जो KNN है ये किस प्रकार का एल्गोरिदम है। ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है। डिसीजन ट्रीज पूछ लेता है ये किसका प्रकार है, ये क्लासिफिकेशन का प्रकार है। तो ये हमें दोस्तों ये भी याद होना ज़रूरी है। यदि आप अभी इसको थोड़ा कम ध्यान दें, मैं बाद में आपको एक साथ लाइन में बता दूंगा कि कौन कौन से एल्गोरिदम और उनके प्रकार याद करने की आवश्यकता है। अगला दोस्तों जो हमारा प्रकार है वो है रिग्रेशन का। ये देख सकते हैं दोस्तों, रिग्रेशन का प्रकार है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिगमन या वापसी। मैं समझाता हूँ आपको कि इसको प्रतिगमन या वापसी का अर्थ क्या है। किसी मशीन द्वारा उसको दिए गए लेबल डेटा की विशेषताओं के आधार पर उसके निरंतर मूल्य की भविष्यवाणी करने का कार्य करती है। मतलब उसको लेबल डेटा तो दिया और तो वो उसने क्या किया, निरंतर मूल्य की भविष्यवाणी करने का वो कार्य करती है, उसको रिग्रेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। आगे मैं आपको दोनों चित्र की सहायता से क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में अंतर समझाता हूं, तो आपको इन परिभाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले चित्र की ओर। इनमें दोस्तों अंतर समझने से पहले हम लोग रिग्रेशन के प्रकार देख लेते हैं। रिग्रेशन के प्रकार में लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन आ जाएगा और बायेसियन रिग्रेशन आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो सभी रिग्रेशनों के प्रकार में आखिरी में रिग्रेशन लिखा होगा तो आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं, लेकिन आपको तब भी याद कर लेना है कि लीनियर, नॉन लीनियर, पॉलिनोमियल और बायेसियन रिग्रेशन, ये रिग्रेशन के प्रकार हैं। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोगों को क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में अभी परिभाषाओं में दिक्कत जा रही थी, तो उसको एक चित्र की सहायता से बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेते हैं। यह दोस्तों क्लासिफिकेशन का जो चित्र है और यह है रिग्रेशन का चित्र। तो पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है, जैसा कि हमने कंप्यूटर को एक डेटा दिया, उसमें कुछ हमने प्लस वाले चिन्ह दिए और बीच बीच में माइनस वाले चिन्ह दिए, फिर प्लस वाले दिए, फिर माइनस वाले दिए। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो प्लस वालों का एक अलग समूह बना लेगा, देख सकते हैं, और माइनस वाले चिन्हों का एक अलग समूह बना लेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। यदि कंप्यूटर के द्वारा जो कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है उसको अलग अलग समूहों में यदि वर्गीकृत कर लिया जाए तो वही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब आप रिग्रेशन को समझ लीजिए। रिग्रेशन क्या है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। रिग्रेशन को समझने के लिए इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे किसी घर के प्राइस को प्रिडिक्ट करना है उसके बेडरूमों की संख्या तथा लोकेशन के आधार पर। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जब मान लीजिए ये है आपकी जो लाइन गई है, ये है आपके प्राइस रेट। तो जो इस लाइन के जो नज़दीक रहेगा, यानी कि उसका जो मकान का, हाउस का प्राइस चल रहा है वो सही है। और जब ये जो डेटा है इससे दूर जाने लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्राइस के रेट में बीच में थोड़ा सा कमी आ गई है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो उसको वापसी एवरेज उसी डेटा में लाने के लिए जो ये रिग्रेशन शब्द है ये यूज किया जाता है और कंप्यूटर के द्वारा इसी प्रक्रिया को समझा जाता है। कैसे दोस्तों, समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका 2 साल पहले, मान के चलिए 2020 में आपके मकान का रेट 1200 गया, फिर 21 में 1200 गया, फिर उसके बाद जो
2 साल हैं उसमें 800 चला गया, यानी कि इससे उसके प्राइस में कमी आई। तो अभी जो वर्तमान में वो जो प्राइस का उसको होम का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो वो पुराना डेटा पहले अपना खंगालेगा और वो देखेगा कि आखिर इसके एवरेज को मैनेज कैसे किया जाए, इसके जो प्राइस को वापस कैसे लाया जाए जिससे इसका प्राइस एवरेज आ जाए। तो इसी के लिए मशीन के द्वारा रिग्रेशन की प्रक्रिया की जाती है। वो अपने डेटा को, जो पुराने डेटा को है, उसको खंगालता है और उसी के द्वारा जो हाउस का जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट करता है। तो इस तरह दोस्तों जो अभी रिग्रेशन की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी कि वो रिग्रेशन लेबल डेटा की विशेषताओं के आधार पर निरंतर मूल्यों की भविष्यवाणी करता है। तो इस उदाहरण से आपको रिग्रेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले दोस्तों हमारे कुछ एल्गोरिदम हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अलावा जो आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, उन्हीं के अंदर के ये पॉइंट हैं, प्रकार हैं। कुछ क्लासिफिकेशन के पॉइंट हैं, प्रकार हैं, और कुछ रिग्रेशन के प्रकार हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लीनियर रिग्रेशन। मैंने जिन पे रेड मार्क किया है ये तो आपको भूलना ही नहीं है, और इसके अलावा आपको जो बच रहे हैं वो आप ऊपरी ऊपरी तौर पर देख सकते हैं। बाकी ये जो रेड पॉइंट से मैंने मार्क किया है ये तो आपको भूलना ही नहीं है। पहला है लीनियर रिग्रेशन, दूसरा है रैंडम फॉरेस्ट, तीसरा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, चौथा है SVM जिसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट व्यू मशीन, पांचवा है डिसीजन ट्री, छठवां है ग्रेडियंट बोस्टिंग, सातवां है KNN, आठवां है नेव बायस, नौवां है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो केवल आपको ये जो मार्क किए हुए हैं वही भर याद रखना है और ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को सिलेक्टेड पॉइंट ही पढ़ना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।